नमस्कार बच्चों, कैसे हो? मैं मनोज कुमार, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। आज बच्चों हम आपके लिए लाए हैं यूपी टेस्ट का फोर्थ टेस्ट। इससे पहले हम 3 टेस्ट बना चुके हैं। उन टेस्ट में आपको देखा होगा तो लाइव क्लास लगी हैं, लेकिन आज ये टाइम के सिचुएशन के हिसाब से हम आपके लिए एक रिकॉर्डिंग क्लास लेके आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास भी आपको पसंद आएगी। तो ये शुरू करते हैं बच्चों। फोर्थ टेस्ट है आपका यूपी सीरीज, जो अभी कांस्टेबल एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और लगभग 30 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। और कोशिश ये है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उनको पक्का पता चल जाएगा एग्जाम में कि इस क्लास से कितना फ़ायदा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। ये हमारी क्वेश्चन है फर्स्ट। सरकार ने अभी, पहला क्वेश्चन देखिए आप, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 8 सदस्यीय एक कमेटी गठित की है। देखो, हमें पता है कि हमारे राष्ट्रीय चुनाव जो है, पहला आम चुनाव 1952 में कंप्लीट हुए थे, 1951 में शुरू हुए थे। तो जो जनरल इलेक्शन है हमारे देश में, आपको देखा होगा कि हर 2-3 साल में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, तो कितना बजट उसमें लगता है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि सब जगह एक चुनाव हो जाए, यानी कि चाहे वो आपके लोकसभा के हो, चाहे आपकी वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, चाहे वो पंचायत समिति के हों, चाहे वो नगर पालिका के हों, सबका इलेक्शन जो है वो एक साथ कराएंगे तो देश के अंदर संसाधनों का व्यय ज़्यादा नहीं होगा और बजट का या जो संसाधन उसका सही ठीक से यूज हो सकेगा और सरकार भी निफराम होकर 5 साल तक लगातार काम करती रहेगी। लेकिन अभी क्या होता है कि कभी बिहार में चुनाव है, कभी महाराष्ट्र में है, कभी दक्षिण भारत के क्षेत्र में राज्यों में चुनाव है, तो सरकार का ध्यान यही रहता है किसी तरह अपनी कुर्सी के ऊपर फोकस रहे। लेकिन अब एक बार में यदि 5 साल के लिए चुनाव हो गए पूरे देश में, तो अगले 5 साल तक सरकार पूरा कंसंट्रेट कर पाएगी अपने देश के और राज्यों के विकास में। तो ये आपकी कमेटी गठित हुई है। तो हमारा आंसर होगा बच्चों इसमें रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके नाम से गठित हुई है। और ये सितंबर 2023 में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। तो कई बार ऐसे कई डेट तो नहीं पूछते, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछ लेते हैं। तो मेन आपका क्या है, ये उच्च स्तरीय कमेटी है, इसमें 8 सदस्य हैं, ये आपका ध्यान रखना। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा तो बहुत ही फेमस आपका संस्थान रहा है प्राचीन भारत का आपका। तो थोड़ा सा हम इसका इतिहास बता दें आपका आंसर देने से पहले। ये आपको पता है कि कुमार गुप्त ने, जो गुप्त सम्राट थे, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी और 415 एडी में उनका शासन शुरू होता है बच्चों। और आपको पता है यहाँ पर जो पुराने चीन के यात्री थे हर्षवर्धन, वो भी भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने भी क्या कहा, नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर उन्होंने खुद भ्रमण किया। और किस चीज़ का अध्ययन किया जाता था वहाँ पर, आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और दर्शन, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में। और इसमें 3 कैटेगरी के आचार्य होते थे, फर्स्ट क्लास बच्चों, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, यानी कि हर लेवल के आचार्य होते थे इसमें। एग्जाम्पल में ऑप्शन में तो हमें यही आंसर देना पड़ेगा, लेकिन होता था चिकित्सा भी, तर्कशास्त्र भी और रसायन भी। लेकिन ये चिकित्सा ये उस पैमाने पे नहीं होती थी जिस पैमाने पे आपका दार्शनिक और वेदों का ज्ञान ज़्यादा दिया जाता था। तो बौद्ध धर्म और दर्शन, हर्षवर्धन कहता है कि उस वक्त लगभग 200 गांव का राजस्व इसकी व्यवस्था के लिए दिया जाता था, ताकि वहाँ छात्रावास में जो बच्चे रह रहे हैं, देश विदेश दोनों बच्चे, देश से भी और बाहर से भी आकर भी इसमें पढ़ते थे। और इसके ऊपर 1200 में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। कहते हैं कि ये जो है 3 साल तक इसमें आग जलती रही, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। तो बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। और मेन पॉइंट किससे संबंधित है आपका, ये हर्षवर्धन इसमें यात्रा करता है कुमार गुप्त के समय, तो वो आपका इसके दौरा भी इसने किया था आपके नालंदा विश्वविद्यालय के। और इसके अलावा भारत में कौन से विश्वविद्यालय हैं पता हो तो तक्षशिला, इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए बच्चों। तक्षशिला कहाँ पर था, जो आज आपका यूपी में है। और कोई विश्वविद्यालय था तक्षशिला के अलावा भारत के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा, क्योंकि नई आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अब की बार बजट में चर्चा में, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सबसे अधिक स्वच्छ जल किस में पाया जाता है? देखो, नॉर्मली हमें पता है कि साफ सुथरा जो पानी है
वो कितना है हम थोड़ा सा आपको बता दें। टोटल जो वाटर है इंडिया में करा सॉरी पूरी दुनिया में जो जल है बच्चों, उसमें 97.2 तो आपका कहाँ पर है, समुद्रों में है। इस पृथ्वी ग्रह का जितना भी पानी है वो सारा आपको पता लवणीय है। अब बचा कितना, 2.8। इस 2.8 में भी आपका 2.2 किस में है, ग्लेशियर में, जो पीने योग्य है, ठीक है। और 0 पॉइंट आपका 6 कहाँ पर है, भूमिगत, अंडरग्राउंड। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं। तो अंडरग्राउंड पानी यानी कि ये 2.8 है, इसको हम एवरेज मान भी लें, एवरेज हम इसको मान लें बच्चों, मान लो ये एवरेज हमने मान लिया 3%, ठीक है। और इस 3% का सिर्फ आपका ध्यान रखना, 3% ही स्वच्छ जल है। पूरी पृथ्वी पर केवल 3% ही जल पीने योग्य है, और इस 3% का 0.8% ही मनुष्य की पहुंच में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनुष्य की पहुंच में कितना शुद्ध पानी है टोटल का, तो सिर्फ 1%, 1% से कम, 1% से ज्यादा। तो 1% से कम यानी कि 0.8% पानी तक हमारे रीच है। तो टोटल जो पानी है उसका 2.8% ही पीने योग्य है, लगभग 3%, और उसमें ग्लेशियर में सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखना, जो ध्रुवीय क्षेत्र और ग्लेशियर है वहां पर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ये। तो इसमें गड़बड़ मत कर देना। हाँ, अगर यहाँ पर ऑप्शन होता बारिश का पानी, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ रेन ऑप्शन में नहीं है, तो अगर बारिश का, वर्षा का पानी होता तो पहले आंसर वो आता, क्योंकि सबसे शुद्ध जल आपका किसका माना जाता है, वर्षा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण के तत्व में वर्गीकरण, चक्रीकरण को क्या कहते हैं बच्चों। तो एक है आपका ऑप्शन फर्स्ट है रासायनिक चक्कर, सेकंड है जैव भूगर्भीय, जियो केमिकल, बायो जियो और केमिकल साइकिल, यानी कि जैव चक्कर, रासायनिक चक्कर और भौगोलिक चक्कर। थर्ड है जैविक चक्कर और फोर है भूगर्भ, यानी कि तीनों इसमें आ गया आपके। तो आंसर आपका क्या माना जाएगा, जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्कर, जिसमें आपके 3 चक्कर बेसिक होते हैं बच्चों, कार्बन चक्कर, वाटर साइकिल और आपका नाइट्रोजन साइकिल। ये 3 बेसिक साइकिल होते हैं। तो कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, इसी से आपकी पूरी पृथ्वी पर रासायनिक, जैविक और भौगोलिक या भूगर्भिक चेंज आते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा चक्रीकरण, ये अलग अलग भी आपका एनसीईआरटी में आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित किस भाषा में की गई। तो जो ये पिटक ग्रंथ है, इनको हम और क्या कहते हैं बच्चों, इन पिटक ग्रंथ को हम त्रिपिटक ग्रंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, इसमें 3 ग्रंथ आते हैं बच्चों। पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा आंसर देने की सोचे भी, क्लास देखने के बाद उसको टाइम मिल जाए। तो पहला होता था आपका सुत्त पिटक, सेकंड था बच्चों विनय पिटक, और थर्ड है अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक और सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये 3 आपके पिटक माने जाते हैं, बौद्ध धर्म के प्रमुख त्रिरत्न माने जाते हैं ये। तो सुत्त पिटक में जो है वो महात्मा बुद्ध के क्या है बच्चों, उपदेश हैं। विनय पिटक में जो बौद्ध संघ के भिक्षु भिक्षुणी रहे, उनके क्या है, उनको किन प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है, वो नियम है। और अभिधम पिटक में जो है वो बौद्ध दर्शन है, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दर्शनों का विवरण किसमें है, सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। तो त्रिपिटक ग्रंथ आपके ध्यान रखना, बौद्धों का जो है वो पाली में है, और संस्कृत में आपके क्या लिखे गए हैं, वेद, और पाली में बौद्ध हो गए, अर्धमागधी आपका बाद में बनी हुई भाषा है, और प्राकृत में आपके किसके हैं, जैनियों के। तो जैनियों के ग्रंथ प्राकृत में है, वेद आपके संस्कृत में है, और बौद्धों के किस में है, पाली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1907 में एक भारतीय ध्वज फहराया गया था एक विदेशी भूमि में, तो वो कौन था, वो भी बताएंगे। तो थोड़ा सा आप सोच लीजिए, तब तक मैं बता देता हूँ कि ये फहराया गया था बच्चों 22 अगस्त 1907 को। एक जगह है स्टुअर्ट
गार्ड। स्टुअर्टगार्ड एक जगह है बच्चों जर्मनी में, वहां पर हमारी जो महिला क्रांतिकारी थी उनका नाम था भीकाजी कामा। भीकाजी कामा पहली महिला थी जिन्होंने ये स्वतंत्रता के नाम पर पहला वो बनाया था, झंडा फहराया था। तो भीकाजी कामा का नाम आता है, कई जगह डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी हमने हाल ही में 26 जनवरी बनाई है, तो हो सकता है इस हिसाब से भी आपका क्वेश्चन बन जाए। तो ये आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन डे कब बनाया जाता है? तो आपका मैं थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें कुछ पॉइंट। जो सबसे पहले इसका पता चला था 1985 में बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओजोन क्षरण कब पता चला दुनिया में। 1985 में जो ये साइंटिस्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो साइंटिस्ट थे वो यूके के थे, 3 साइंटिस्ट थे बच्चों। ठीक है, उन तीनों को बाद में नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सबसे पहले ओजोन क्षरण किस साल पता चला, दूसरा वो ओजोन क्षरण पता करने वाले वैज्ञानिक थे वो किस देश के थे, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और इसके लिए फिर दुनिया अवेयर हुई तो जो कनाडा है, कनाडा अभी न्यूज में है, तो कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल एक जगह है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है बच्चों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, और वो तारीख थी 16 सितंबर। और उस दौरान सबसे पहले ये दुनिया में लक्ष्य निर्धारित हुआ कि हमें ओजोन को क्षरण होने से बचाना है। तो आंसर क्या आएगा, 16 सितंबर 1987 से ओजोन डे बनाया जाता है। और हमें पता है कि ओजोन को सबसे ज़्यादा हानि कौन सी गैस बनाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा जो हमारे रेफ्रिजरेटर है, एसी हैं, इनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा निकलती है। तो ये एक पिक्चर भी मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। देखो, अल्ट्रावायलेट किरणें आती है हमारी 1A, B और C, इन तीनों किरणों को आने के कारण जो हमारा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये रिएक्ट करके यहाँ पर आपके ओजोन लेयर कहाँ पर है, ये देखो, सौरमंडल और समताप मंडल के बीच में। ये भी कई बार पूछा गया है कि कौन से 2 मंडल के बीच में आपकी ओजोन लेयर है, तो ओजोन का मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल बनकर आपकी ओजोन लेयर बनाते हैं। तो इसके हानि होने से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी और आपके कौन से रोग हो जाएंगे बच्चों, त्वचा संबंधी स्किन कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्योंकि सब जगह पर्यावरण की बात चल रही है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, भारत की मानक समय रेखा, यानी कि कहाँ से हमारी मानक समय रेखा गुजरती है, वो तो हम बताएंगे ही। तो वहाँ थोड़ा सा हम आपको समझा दें कि ये मान लो हमारी कंट्री है, और यहाँ इलाहाबाद के पास निकट नैनी है, तो जहाँ से आपकी मानक रेखा भारत की गुजरती है। लेकिन दुनिया में कहाँ से है, दुनिया में क्या है, जैसे ये ग्लोब है बच्चों, और इस ग्लोब में तो 0 डिग्री रेखा है आपकी, जो पूरी पृथ्वी को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में डिवाइड कर देती है। और ये इसका निर्धारण हुआ था 1884 में बच्चों, वाशिंगटन डीसी में मीटिंग होती है, और उसमें जो है वो लगभग 41 दुनिया के रिसर्चर मीटिंग करते हैं। और ये क्योंकि लंदन के एक जगह से निकलती है जिसका नाम क्या है, उस गांव का नाम है, उस जगह का नाम है ग्रीनविच, तो इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और प्राइम मेरिडियन, क्योंकि प्रधान या उत्तर रेखा है, तो दुनिया भर का टाइम जो स्टैंडर्ड वो इससे निर्धारित होता है। और ये आपके पता है, ये जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, 180 इधर हैं और 180 इधर हैं, यानी कि टोटल आपकी देशांतर रेखाएं कितनी होगी, 360। पूर्व में भी 180 और पश्चिम में भी 180 हैं, तो टोटल 360 हो गई। तो 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी घूम जाएगी, 15 डिग्री। तो 1 घंटे में आपकी 15 डिग्री घूमती है। तो यहाँ निर्धारित हुआ कि इससे ईस्ट में जाएंगे तो समय आगे होगा, और इससे वेस्ट में जाएंगे तो समय क्या होगा, पीछे होगा। तो इधर जाते हैं 0 से, तो आपका क्या बनता है पूर्व में, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना, आपका पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर रेखा होगा, ये 22.5 मत कर देना, कई बार जगह गलत कर देते हैं बच्चे। तो इसका मतलब हमारा टाइम कितने डिग्री आगे हुआ, कितने मिनट हुआ, 82.5 को हम 15 से डिवाइड करें तो आपको पता है 15 × 90 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75, यानी कि
5 घंटे। अब बचा क्या 75 डिग्री यानी कि हाफ डिग्री, और 75 का मतलब क्या हुआ आपका 30, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री है तो आधे घंटे में कितनी होंगी 7.5 डिग्री, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट हमारा समय लंदन से क्या है आगे है। इस आधार पर टाइम निर्धारित होता है। तो ये हमारी इलाहाबाद के निकट नैनी से यानी कि यूपी से ही निकलती है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रीनविच मानक रेखा भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है। अब यहाँ ध्यान रखना कि इस पॉइंट से यानी कि हमारे जो देश है इसका भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पूरे मतलब कि पश्चिम और पूर्व के बीच में हमारे कितना टाइम का फर्क है, तो लगभग 2 आवर का फर्क है बच्चों, 2 घंटे का फर्क हो जाता है। और श्रीलंका से हमारा टाइम आधे घंटे यानी कि 30 मिनट जो पीछे है, और पाकिस्तान से हमारा टाइम आधे घंटे आगे है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो किस देश में है ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम जोन बच्चों किस देश में है, रशिया में है, जो 11 टाइम जोन है, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो थोड़ा सा पिक दिखा दूं मैं आपको, देखो ये है हमारी दुनिया की मानक समय रेखा जो ग्रीनविच से निकलती है, और ये इक्वेटर है। सबको पता है कि 0 डिग्री इक्वेटर है और 0 डिग्री देशांतर है ना। तो यहाँ और ये है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि 3 मोड है, 1, 2 और ये आपका थर्ड। तो 3 मोड अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये आपका क्या है 80, यानी कि इस 0 से और इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से यानी कि 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर है। तो अगर तिथि रेखा से पूर्व में जाते हैं तो दिन बढ़ जाएगा, पश्चिम में जाते हैं दिन कम हो जाएगा। ऐसे ही इसके पूर्व में आएंगे तो समय बढ़ेगा और इसके पश्चिम में जाएंगे तो समय कम होगा। तो जो भी देश मध्यांतर रेखा के पूर्व में है उनका समय जो है आगे है, और जो पश्चिम में है उनका समय क्या है पीछे है। तो इस हिसाब से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नाड़ी जो अभी खबरों में था किस देश में है, क्यों खबरों में था, किसी को कुछ पता हो, क्योंकि करंट के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये बच्चों फिजी में है नाड़ी, ये जगह। यहाँ पर क्या हुआ है अभी सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ हिंदी भाषा का। और ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मेलन आपके सबसे पहले 1975 से नागपुर से शुरू हुए थे। तो अभी हाल ही में यहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कई बार फिजी, ये फिजी वही है जहाँ के राष्ट्रपति ने, अभी प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर यात्रा पे गए थे पिछले साल, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने जो पैर छुए थे। तो कई जगह ये खबर आई थी। तो हो सकता है फिर यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नाड़ी कहाँ पर है, किस देश में है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन बनाया गया। वैसे कब आपका हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे कब बनाया जाता है, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद सर्च करना है और क्यों बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 18 स्थानों की क्रांति संबंध स्थान पर नेतृत्वकर्ता के संबंध में कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है। तो लखनऊ बेगम, हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी, पूर्वी उत्तर प्रदेश कुंवर सिंह यानी कि जिसको आज बिहार कह सकते हैं हम, और इटावा तात्या टोपे। तो आपका आंसर आएगा बच्चों इटावा, क्योंकि इटावा से जो थे वो प्रीतम सिंह थे, तात्या टोपे नहीं थे। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं हिस्ट्री के। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ वो इटावा में प्रीतम सिंह ने किया था। तो तात्या टोपे आपके कहाँ पे थे, ग्वालियर में। ठीक है, और कानपुर में कौन थे, नानाजी। ठीक है, तो ये नानाजी जो थे ये कानपुर में थे, और तात्या टोपे कहाँ थे, ग्वालियर में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मथुरा संग्रहालय की उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था। अब जगह जगह आपको पता, राम मंदिर बनने के बाद मथुरा का मामला भी चला हुआ है, वहाँ भी एक मस्जिद मंदिर पे बनी हुई है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि वहाँ से सेंसिटिव मुद्दों से क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, यूपी है या कहीं भी हो आपका। तो मथुरा संग्रहालय का मामला चर्चा में आ सकता है। तो ये ध्यान रखना, यूपी गवर्नमेंट ने बच्चों कब अधिकार में ले लिया था, 1912 में। तो अब ये भारत सरकार यानी कि यूपी सरकार ने अपने हाथ में ये कब अधिकार में लिया, 1912 में। तो अब आपको पता करना है कि मथुरा संग्रहालय बना कब, कब इसका गठन हुआ। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर था। दूसरा, लखनऊ को उसकी पहचान वैदिक काल से मिली थी। थर्ड, लखनऊ को बागों का शहर भी कहा जाता है। फोर्थ, लखनऊ का 4 बाग रेलवे स्टेशन भी उल्लेखनीय है। तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि जो वैदिक काल है आपका वो कब से कब तक था। तो
वैदिक कालीन जो सभ्यता है हमारी, वो मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी उत्तर वैदिक काल में मोस्टली। और आपका ये जो वैदिक पीरियड है वो बच्चों आपका माना जाता है 1500 से 1000 BC, ठीक है। और पोस्ट वैदिक पीरियड जो है वो माना जाता है 1000 से लेकर 600 BC। तो उस दौरान आपकी जनसंख्या यहाँ तक पहुँची ही नहीं थी, जो लखनऊ तक पहुँचे, जो लखनऊ तक पहुंचे वहां तक जनसंख्या पहुंची नहीं थी। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, लखनऊ को उसकी पहचान वैदिक काल में दी थी। ये गलत है, लखनऊ आपका बाद में पहचाना गया था। तो लखनऊ ये बाकी ठीक है, लक्ष्मणपुर इसका नाम है, लखनऊ को बागों का शहर, और चार बाग रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर। तो चार बाग शैली कहाँ की है, ये चार बाग शैली के है, ये मुगलों की देन है। यानी कि जो अपने मकबरे थे इनके चारों तरफ ये बाग बना देते थे ग्रीनरी के लिए, अच्छा एक रमणीय स्थल के लिए। तो मुगलों को माना जाता है चार बाग शैली का निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? क्योंकि सब जगह पारिस्थितिकी की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है, तो ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर कई बार ऐसा संस्थान, यानी कि आपको अब यूपी के अंदर जो भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है वो आपको याद होने चाहिए, कौन सा संस्थान कब है, कब बना और किस जिले में है। तो इसका आंसर हम सीधा दे देते हैं बच्चों, इलाहाबाद में। तो सामाजिक वानिकी पारिस्थितिकी यानी कि हमारी जो श्यामलात और जंगलात की भूमि है और इनसे संबंधित इकोलॉजी है, उसके रख रखाव को ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट या आयोग बनते हैं वो यहाँ पर आपकी कार्यवाही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न से किस पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के विजयगढ़, जो आज के इसका नाम से जाना जाता है अलीगढ़ को, यानी कि विजयगढ़ कहते हैं, कहाँ से होता है? ये कौन सी पत्रिका थी? तो आंसर बताओ इसका, धन्वंतरी है, सेवाग्राम है, बहरंगी। इसका मतलब आपको यूपी के कौन से जिले से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है, या सबसे पहले पत्रिका यूपी की कौन सी है, या सबसे इम्पोर्टेंट जो पत्रिका है वो कौन सी रही है, या जिसने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में सहयोग किया हो कोई ऐसी पत्रिका। तो एक मैं हिंट दे देता हूँ, प्रताप नाम का एक न्यूज़पेपर छपता था, वो आपको पता करना कि प्रताप नाम का न्यूज़पेपर यूपी में कहाँ से छपता था, ठीक है। अब इसका आंसर बता देते हैं बच्चों, धन्वंतरी। धन्वंतरी आपके क्या है, चिकित्सक थे, और ये किसके दरबार में थे, किसी को पता है? धन्वंतरी जो है ये आपके गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य मत कर देना। तो धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुप्त सम्राट के दरबार में थे, जिसमें 9 दरबारी माने जाते हैं, नवरत्न भी कहते हैं। तो नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी थे, अकबर के भी दरबार में थे, लेकिन अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज किसके काल में थे ये आपको खुद पता करना है, ठीक है। अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संशोधन के बाद, क्योंकि अब देखो चुनाव का माहौल है बच्चों, ठीक है, तो चुनाव का माहौल है, चुनाव से संबंधित काम हो रहे हैं, समिति का भी मैं बताया। तो सिंपल सा क्वेश्चन सबको पता है कि ये कौन सा है, 61वां संविधान संशोधन। लेकिन अब मैं पूछूं आपसे कि जैसे आपका पता है कि एक तरफ आपका क्या होता है लोकसभा, और एक तरफ आपका क्या होता है राज्यसभा, ठीक है। तो ये जो बिल है लोकसभा में एंटर कब हुआ बच्चों, कब एंटर हुआ? 13 दिसंबर 1988। लोकसभा ने पास कब किया? 15 दिसंबर 1988, ठीक है। फिर लोकसभा से कहाँ जाएगा? राज्यसभा, और राज्यसभा ने ये कब पास किया? 20 दिसंबर 1988 को। और इन दोनों से पास होने के बाद आपको पता है कहाँ पर जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने इसको स्वीकृति दी थी 28 मार्च 1989। तो एक्ट पूछ लें, ध्यान रखना, अब देखो मैं ध्यान से सुनना है, बता रहा हूँ। एक्ट पूछ लें तो एक्ट कब आया था? 61वां संविधान संशोधन एक्ट बिल माना जाता है 1988 से, लेकिन ये लागू कब हुआ? 1989। और किसकी गवर्नमेंट थी? राजीव गांधी की सरकार थी। और इस दौरान आपकी आयु 21 से घटाकर क्या कर दी है? 61वें संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाइड्रोक्लिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र में किस, यानी कि जो HCl बनता है वो हमारे पाचन तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर है बच्चों, कहाँ पर बनता है? स्टोमक में, हमारे पेट में। तो लीवर का काम क्या है?
भोजन का पाचन मुंह में क्या बनती है, तो पाचन क्रिया आपके मुंह में शुरू हो जाती है जहां लार या सलाइवा बनती है, ठीक है। छोटी आंत में पूरी तरह आपका अवशोषण हो जाता है, यानी कि 90% एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड हो जाता है। लीवर आपका क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो डायलिसिस होता है आपका, वो भी आपका किसके लिए है, सॉरी लीवर का नहीं है, वो तो आपका किडनी से संबंधित है। लीवर क्या करता है, लीवर आपके रक्त के अंदर जो यूरिया होती है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो यूरिया के मोलिक्यूल या कण होते हैं उनको बाहर करने का काम करता है। और आजकल के बच्चों में एक सबसे बड़ी बीमारी है फैटी लीवर की, और लीवर फैटी हो जाता है तो उसमें फंक्शन करने में बड़ी दिक्कत आती है, ध्यान रखना। तो फिल्ट्रेशन का काम आपका किडनी में जाएगा, और डायलिसिस का काम किडनी में, लीवर का काम यूरिया और जो अन्य अवांछित पदार्थ वो रक्त से बाहर करता है। मुंह में आपकी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, छोटी आंत में मोस्टली आपका अवशोषण हो जाता है 90%, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के विन्यास और संतुलन को बनाए रखता है। तो हमारा जो बैलेंस है, हमको पता है हमारे जो माइंड में 3 पार्ट होते हैं, अग्र भाग, और इस हिसाब से आपका ये माइंड होता है। आगे हम पिक्चर भी दिखाएंगे इसको। तो ये मोस्टली आपका अग्र भाग होता है, ये आपका पश्च भाग होता है, और ये मध्य भाग होता है। तो मध्य भाग में तो हम सुनने का और बैलेंस का काम करते हैं, लेकिन यहाँ अग्र और मध्य भाग तो है ही नहीं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सेरिब्रम, पोन्स, सेरिबेलम और मेंडुला। तो आपका ये जो शरीर के अंग विन्यास और संतुलन सुनने, या आपके जो कान होते हैं ना, अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर सुनना था तो छेद ही दे देता भगवान, ये कान क्यों बनाए। ये कान आपका बैलेंस बनाने का भी काम करते हैं। तो आपका आएगा आंसर बच्चों इसमें सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का ही काम होता है आपका बैलेंस बनाने का, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम पिक्चर दिखा देते हैं आपको। देखो ये 3 पार्ट हो गया आपका, ये तो पूरा सेरिबरम है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सेरिबरम ऊपरी पार्ट है और सेरिबेलम ये है जो ब्लू पार्ट है बिल्कुल नीचे, ठीक है। और ये नीचे आपका ब्रेन स्ट्रीम जहां आपका मेंडुला ऑब्लिगेंटा होता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हमारी उल्टी पड़ती है, वोमिटिंग होती है, तो वोमिटिंग कंट्रोल करने वाला काम मेंडुला ऑब्लिगेंटा करता है, जो हमारे बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो अलग अलग पार्ट है। ये जो पार्ट है हमारा, जहाँ सेरिबेलम है, लैंग्वेज है, विजन हमारा सेरिबेलम का ही पार्ट, सेरिबेलम का सेंसेशन हमारा, मूवमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, स्पीच, मेमोरी। यहाँ जो आपका पार्ट है ना, ये है आपका चेतना का, कॉन्शियसनेस। तो कौन सी ग्रंथि कहाँ, ये बैलेंस आपका, ये वो हिस्सा है जो आपका ये सेरिबरम है, यानी कि ये हिस्सा है ये। तो इसमें आपका क्या लिखा हुआ देखो, बैलेंस। तो समझाने के लिए मैंने आपको एक पिक दिखाई है ताकि अच्छी तरह विजुअलाइजेशन से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीवाणुभोजी क्या होते हैं। दुनिया भर के लोग रिसर्च करते हैं कि गंगा के पानी में जो है ना बैक्टीरिया नहीं पड़ते, तो बैक्टीरिया फेज पाए जाते हैं कि जिस जगह से गंगा निकलती है ना, वहाँ से आपका कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं पहाड़ों में कि जहाँ से जो गंगा नदी निकलती है, उसमें बच्चों क्या होता है कि मान लो ये गंगा नदी है, तो इस गंगा नदी के अंदर आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया फेज पाए जाते हैं, और ये आपके होते हैं विषाणु। तो जीवाणु को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। नाम बैक्टीरिया फेज है, लेकिन है क्या, विषाणु। तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया फेज। और इसके कारण गंगा के पानी में कहते हैं सामान्यतः कीड़े नहीं पड़ते, यानी कि उसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ते, चाहे कितने दिन तक उसको रख लो। तो ये आपकी वनस्पति से संबंधित यहाँ पर कुछ ऐसी हिमालय में वनस्पति पाई जाती है जहाँ पर ये बैक्टीरिया फेज पनपते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता का कारण है। नहीं है। यहाँ देखो अब जल्दबाजी में आप हाँ पढ़ लोगे, गलत हो जाएगा। क्या बताना, नहीं है। तो जैव विविधता आपको पता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, यानी कि कर्क रेखा, ठीक है, और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय है। और आपको पता है कि बच्चों जो सूर्य की किरणें हैं वो लगभग यहाँ पर क्या होती हैं, हमेशा सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जो हमेशा वो क्या पड़ती हैं, यहाँ पर हमेशा सीधी पड़ती हैं। और सीधी पड़ने के कारण यहाँ क्या है, क्योंकि एरिया मोस्टली पानी का है, तो वेपोराइजेशन होगा, नमी होगी, वर्षा होगी, और यहाँ गहन और सघन वन और हमेशा सदा हरे भरे वन पाए जाएंगे। तो यहाँ अधिक विशिष्ट विशेषज्ञता मिलेगी, बिल्कुल बहुत सी प्रजातियां मिलेंगी। अधिक सौर ऊर्जा बिल्कुल मिलेगी। प्रजाति विविधता अधिक समय, यानी कि बहुत ज्यादा अनुकूल मौसम होता है। और फोर्थ है कि पर्यावरण के कारण बड़े मौसमी बदलाव। तो यहाँ ध्यान रखना, नहीं बताना है तो मौसमी बदलाव नहीं होता, यहाँ पर लगभग सम जलवायु पाई जाती है। दिन में इस
क्षेत्र के आसपास आपको पता है 0 डिग्री के आसपास लगभग डेली 4 बजे वर्षा होती है, और 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे बिल्कुल डोल्ड्रम का एरिया होता है ज्योग्राफी के हिसाब से। तो यहाँ क्या मतलब, डोल्ड्रम का मतलब क्या होता है, जो वायु है वो पानी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, समन्वय तरंगे नहीं होती, क्षितिज में पानी आपका ऊपर डाउन नहीं होता, सिर्फ क्षैतिज के अंदर पानी का संचालन होता है। तो ऊपर नीचे पानी में इसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता, बिल्कुल शांत क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो एरिया है 0 डिग्री से ऊपर, 23 डिग्री नीचे और 23 डिग्री ऊपर, यहाँ पर 23.5 डिग्री, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ क्या होता है, मौसमी बदलाव नहीं पाए जाते ज़्यादातर। तो आंसर क्या आएगा आपका, नहीं बताना है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। वैसे मैंने आपको बताया था कि किस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है बच्चों, ब्राज़ील में, ठीक है। तो ब्राज़ील क्षेत्र है देश के हिसाब से। और अगर नदी घाटी पूछा जाए तो आपकी अमेजन नदी घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता दुनिया की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व वह क्षेत्र जो कानूनी रूप से संरक्षित है, जहां कोई मानवीय गतिविधि नहीं होती, यानी कि मनुष्य का कोई इंटरफेयर नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं। तो आपका, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत के अंदर कितने हैं, ये आपका क्वेश्चन बन गया। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बन गया। इसी के पॉइंट ऑफ से अब इसका आंसर आएगा बच्चों, कोर जोन, यानी कि बिल्कुल ही इंटरनल क्षेत्र जो होता है। तो ये पिक्चर में आप देखोगे समझ जाओगे, ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो जो अंदरूनी हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका कौन सा जोन है बच्चों, कोर जोन है, जहां कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, प्योर पूरी तरह पारिस्थितिकी तंत्र सारा काम करता है यहाँ पर। ये आपका ट्रांजिशनल जोन है जहां, और ये आपका सबसे बाहर कौन से रहते हैं, यहाँ मनुष्य। तो मनुष्य के बीच में और कोर क्षेत्र के बीच में बफर जोन आती है। बफर का मतलब होता है जो दोनों के बीच में सुरक्षा का काम करे। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन, खाद्यान्न, मॉनिटरिंग, रिसर्च, ह्यूमन सेटलमेंट, ये आपका सिर्फ ट्रांजिशन जोन में है। बफर जोन में क्या होता है कि ये इसको भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कुछ जंगली जीव जंतु इधर ना आए, और ये इसको भी प्रोटेक्ट करता है कि यानी कि मनुष्य का इंटरफेयर इसमें ज्यादा ना हो। तो अब आपका क्वेश्चन है कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश में, और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, और सबसे लार्ज बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये आपके क्वेश्चन कई पेपरों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी ये कोर एरिया जो है, इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो मायावी हिम तेंदुए का घर है। क्योंकि अभी जो हिम तेंदुआ है, इसकी एक स्नो लेपर्ड की गणना हुई है बच्चों, काउंटिंग हुई है। तो सबसे ज्यादा वो है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, लद्दाख में पाए गए हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हिम तेंदुए सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं, लगभग 477 जो है वो आपके हिम तेंदुए लद्दाख में है, ठीक है। तो यहाँ आपका अब वो क्वेश्चन घुमा के फिर पूछ लें कौन से अभ्यारण्य में या कौन से पार्क में है, तो ये ध्यान रखना हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है बच्चों, लद्दाख में। तो यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यायाम युद्ध अभ्यास 2023 19वां इसका टर्म है, ये मेजबान कौन सा देश है। ये पहली बात तो आपको पता है इंडिया के साथ है। तो इंडिया के साथ कौन से देश में हो रहा है, अब ये 2023 आपका यूएसए में हुआ है, अलास्का, ठीक है। कहाँ पर हुआ है, अलास्का में। तो भारत इसका पार्टनर है, 19वां मेजबान देश, मतलब भारत के और यूएसए के बीच में आपका ये युद्ध अभ्यास हुआ है। इससे पिछला कहाँ पर हुआ था, वो आपका होमवर्क, यानी कि 2022 में आपका जो व्यायाम युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो है, ये कहाँ पर हुई थी। ये कई बार जरूरी नहीं कि 23 का पूछे, 22 का ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता करना है कि ये कहाँ हुआ है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नवनिर्मित संसद भवन के दोनों सदनों, क्योंकि बड़ा बवाल मचा था संसद भवन किस तारीख से शुरू हुई, तो किस तिथि से हुई है। अब संसद भवन के ऊपर काफी मुद्दे भी उठे थे। तो पुराना संसद भवन जो था वो किसके समय बना था, 1931 लॉर्ड इरविन ने उसका उद्घाटन किया था। कई बार मान लो जरूरी नहीं कि संसद भवन से क्वेश्चन आ जाए, तो इरविन ने उसका उद्घाटन किया था संसद भवन का 1931 में, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा 29 सितंबर 2023 से आपकी कार्रवाई क्या होगी थी, संसद में शुरू होगी थी। तो अब नई संसद में कितनी क्षमता है, आपको पता है कि लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें जो 2026 के बाद कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 888 और ये हो जाएंगी 384। तो ये ध्यान रखना, अभी 2026 तक आपका फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया है।
सितंबर शायद 2023 में है ये। इस योजना के केंद्र में कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना में देश में ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों को शामिल किया गया। यह योजना के तहत कामगारों को कार्य करने वालों को 15,000 रुपये का एक टूल किट दिया जाएगा और योजना के तहत कामगारों को 5% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ ग्रामीण के लिए नहीं है बच्चों, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। तो आजकल क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है तो टफ होगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर इसमें आएगा ओनली 2 और 3। तो ये अभी नई दिल्ली से इसकी घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर ग्रामीण नहीं है, शहरी भी आएगा, यानी कि अर्बन और रूरल दोनों के जो वर्कर हैं उनको ये फैसिलिटी देगी। टूल किट का मतलब उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यूज हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने निम्न से किस परियोजना के हाल ही में इंडोनेशिया की यात्रा की है? किस प्रयोजन से, मतलब कि किस उद्देश्य से वो इंडोनेशिया गए थे? तो आपको पता होना चाहिए, करंट के क्वेश्चन है तो ये ध्यान रखना। इसका बच्चों आसियान शिखर सम्मेलन। अब ये आसियान जो है इसको हम पहले बोलते थे ASA, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया, और इसका गठन हुआ था बच्चों 1961 में। फिर इसका नाम बदलकर 1967 में क्या कर दिया, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसमें टोटल 10 देश हैं, और 10 देश हैं तो वो आपके, इनका हेडक्वार्टर जो है वो आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री जी, जहाँ भी किसी भी देश का गवर्नरिंग हेड, हमारे गवर्निंग हेड हैं प्रधानमंत्री और नेशन हेड हैं राष्ट्रपति, जहाँ भी जिस देश में यात्रा पे, सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जाएंगे वहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आसियान शिखर सम्मेलन में गए हैं, तो आसियान का मतलब क्या होते हैं, देश जो इंडोनेशिया, लाओस। पिछला कहाँ, अगला कहाँ पर होगा मैं आपको बता देता हूँ, 2024 में ये आपका होगा लाओस में, ठीक है। तो लाओस और कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देश आपके क्या हैं इसमें। तो आसियान के साथ भारत का ट्रेड जो है वो कौन सा पार्टनर है, ये आपका होमवर्क है कि कौन से क्रम का ट्रेड पार्टनर आसियान। और लुक ईस्ट पॉलिसी, मैं फिर बता रहा हूं आपको, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो की नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी, PV नरसिम्हा राव 1991 में। तो ध्यान रखना, गलत मत कर देना। अब क्या है, लुक एक्ट पॉलिसी है 2014 से। इस सरकार ने लुक ईस्ट, यानी कि क्यों देखो भाई, सिर्फ देखने से क्या होगा, काम करो ना। तो लुक एक्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है। तो ध्यान रखना, ये लोकसभा में है या राज्य विधानसभा में है या राज्यसभा में है, बताओ जरा। तो इसमें ध्यान रखना, ये सब में है बच्चों, तीनों में है, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और राज्यसभा में भी। और इसके तहत आपका जो आर्टिकल है 334 में महिलाओं के आरक्षण की बात है, उसको ए के साथ जोड़ा गया है। और 334 में आपका किसका रिजर्वेशन है, SC और ST का। तो आपको पता करना है कि SC की सीटें लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी है। तो अभी ये 334A के तहत आपका बिल जो है वो 128वां बिल है, लेकिन एक्ट कौन सा आपका 106वां। ध्यान रखना, अधिनियम का कई बार ये एक्ट भी पूछ लेते हैं। तो एक्ट और बिल में फर्क होता है ना, तो बिल तो पहला इंट्रोड्यूस करना, एक्ट कब बनता है, जब राष्ट्रपति साइन करते हैं। तो कौन से एक्ट के तहत है ये, 6 के साथ, 106। तो नेक्स्ट आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारत के ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आपका यूपी से संबंधित है बच्चों, इसलिए आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका पॉइंट बनेगा हिंडन, हिंडन भारतीय वायुसेना जो गाजियाबाद में है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आपका थोड़ा हम बता दें कि जो यूपी है, यूपी में मैक्स टोटल एयरपोर्ट कितने हैं, ये थोड़ा सा पता कर लेना। और अभी हाल ही में कौन से एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है अंतरराष्ट्रीय लेवल का, सूरत का, ठीक। नेक्स्ट, आर्थिक समस्या कब उत्पन्न होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? देखो भाई, हम एक तरफ हमारे क्या होती हैं, एक तरफ हमारी क्या होती हैं बच्चों, नीड्स, और एक तरफ होते हैं उनको पूरा करने वाले क्या, संसाधन या रिसोर्सेज। तो आपको पता है आवश्यकताएं तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। ये तो क्या है, असीमित है। आज एक आवश्यकता पूरी हो गई, कल दूसरी शुरू हो जाएगी। जबकि संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। पैसा ही सोच लो आप, रोज कमाओ रोज पेट भरेगा, कमाना बंद कर दोगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या नहीं, ध्यान रखना। तो जब संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो, तो वैकल्पिक प्रयोग है, जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं,
तो अब 10,000 रुपये घर वालों ने छूट कर दी, भाई जा तेरा खर्च कर ले, तू फर्स्ट आया है, इनाम दे दिया। तो आप सोचोगे यार मोबाइल लेके आऊँ या पैंट शर्ट लेके आऊँ या शूज लेके आऊँ, तो इस हिसाब से आपके वैकल्पिक प्रयोग हो जाते हैं। जब साधन असीमित होते हैं, असीमित यानी कि साधन असीमित हो सकते हैं क्या, दूसरा साधन का चुनाव करना पड़ेगा। ये तो जरूरी है कि किस साधन से हमें कौन सा प्रोडक्शन बना सकते हैं। और जब जरूरत असीमित, जरूरतें हमारी असीमित होती है, यहाँ पर देखो साधन असीमित तो होते ही नहीं, साधन तो क्या है, सीमित है, तो कौन सी प्रॉब्लम नहीं होती ये। अब यहाँ से क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में इनको हम केंद्रीय आर्थिक समस्या भी कहते हैं। कि क्या है कि कितना उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, उस उत्पादन को कैसे बांटें, ये केंद्रीय समस्याएं होती हैं। ध्यान रखना, केंद्रीय समस्याओं में कभी भी जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय, मांग कैसे बढ़ाया जाए, इस प्रकार की बातें नहीं होती। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। ये मैं क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूँ, अभी हाल ही में 5 जो प्लेसेस हैं वो विश्व विरासत में, भारत की विश्व विरासत में शामिल की गई हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व विरासत में जो 5 प्लेस पूछी गई हैं वो किस किस राज्य में है, ये आपको पता करना। क्वेश्चन को पिछली क्लास देख के भी, तो 5 विरासत स्थल भारत के विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं। अब वो मुख्यालय कहाँ पर, आपका ध्यान रखना, पेरिस में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब स्थापना हुई थी, 1945 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यूनेस्को का कहाँ पर है, पेरिस में, लेकिन आ जाए यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ये आपका न्यूयॉर्क में है, गलत मत कर देना। यूनिसेफ कहाँ है, न्यूयॉर्क में, और यूनेस्को कहाँ है, पेरिस में, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, दोनों यूएनओ की संस्थाओं में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता यानी कि योग्यता प्राप्त करने के लिए कौन सा मानदंड नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। हॉटस्पॉट का मामला भी कई बार न्यूज में रहता है। तो इनमें स्थानीय पौधों के रूप में संवहनीय पौधों का, यानी कि जो मूल पौधे वो कम से कम 1500 प्रजातियां, यानी कि दुनिया की कुल का 0.5% शामिल होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरा, इसे अपने मूल निवास का 70% खोना होगा, यानी कि यहाँ पर जो 70% होती हैं वो क्या होती हैं, एंडेंजर्स होती हैं, एंडेंजर्स की कैटेगरी में होती है, यानी कि उनको संरक्षण की जरूरत है। यानी कि मूल निवास का मतलब पर्यावास, जो इनका क्षेत्र है उसमें 70% प्रजातियां क्या होती हैं, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, और यह अविकसित देशों का हिस्सा होना चाहिए। तो ये गलत है बच्चों, ये विकसित या अविकसित दोनों हो सकते हैं। तो आंसर क्या देना है, मानदंड नहीं है। अब ये जो हॉटस्पॉट है, ये सबसे पहले ये सब दिया था नॉर्मन मेयर्स ने, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, पर्यावरणविद 1988 में। तो नॉर्मन मेयर्स ने ये सबसे पहले दिया था। और इनसे संबंधित मैं इंडिया में कौन से स्थल है ये दिखाता हूँ आपको। देखो, भारत के अंदर जो टोटल है वो 4 हॉटस्पॉट हैं, और वर्ल्ड में जो टोटल है वो है बच्चों 36। तो भारत में कितने हैं, 4। एक है आपका कौन सा, हिमालय, सेकंड आपका नॉर्थ ईस्ट, थर्ड है अंडमान निकोबार, इसको हम सुंडालैंड भी कहते हैं, जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शन में आए, सुंडालैंड आ जाएगा, और फोर्थ आपका वेस्टर्न घाट। तो भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो तो है ये हिमालय, लेकिन सबसे ज्यादा सघन जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, भारत की वेस्टर्न घाट में। अब ये ध्यान रखना, जो हॉटस्पॉट हैं इनको कौन सी बुक दिखाई जाती है, कौन सी बुक में दिखाया जाता है, तो इनको दिखाया जाता है बच्चों व्हाइट बुक में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जोन सी बुक होती है जो हॉटस्पॉट का रिकॉर्ड रखती है उसको व्हाइट बुक कहते हैं। आपने रेड डाटा बुक तो सुनी होगी ना, रेड डाटा बुक, तो जिसकी स्थापना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के माध्यम से इसको प्रकाशित किया जाता है 1961 से। लेकिन ये जो डाटा बुक है ये मेंटेन कौन करती है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, स्वीडन बर्न में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपकी मैनेज करती है। और WWF ने ये काम रेड डाटा बुक का कब से प्रोड्यूस किया, 1961 से। तो WWF ऑप्शन में ना आए तो रेड डाटा बुक का आंसर क्या देना आपको, IUCN देना है। तो एक रेड डाटा बुक है, एक व्हाइट डाटा बुक है,
मैं आपको कुछ डाटा बुक और बताता हूं। ग्रीन, येलो, ब्राउन। अभी आपको पता करना है कि इनमें कौन सी प्रजातियों का विवरण होता है। अगर नहीं पता कर पाए तो कमेंट में लिख देना, हम अपनी क्लास में अगले में बता देंगे कि ग्रीन डाटा बुक क्या दिखाती है, येलो डाटा बुक क्या दिखाती है, ब्राउन डाटा बुक क्या दिखाती है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे बच्चों। आप जितने भी बच्चे इसको देखेंगे प्लीज उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। धन्यवाद।